हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज देश भर में जिस तरह से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जगह शाहीन बाग बना हुआ है। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक नाम हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तहरीर स्क्वायर 2011 में कायरो में, जिसे काहिरा भी कहा जाता है, इजिप्ट की राजधानी में हुआ था, और उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद हालात बदलते चले गए। मुल्क आज भी बिल्कुल उससे अलग हालत में वहाँ पर है। अब यहाँ बीजेपी के पीछे एक जो बड़ी ताकत, आइडियोलॉजिकल स्प्रिंग जिसे कह सकते हैं, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके यहाँ इस पर क्या चर्चा हो रही है और वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये सब पसंद कर रहे हैं कि सरकार जिद करे और प्रोटेस्ट पूरे देश में फैलते चले जाएं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम मज़हबों के लोग इसमें जुड़ जाएं? क्या वो ऐसा पसंद कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो पसंद नहीं कर रहे तो वो आने वाले वक्त में इस सरकार को किस हालत में देखना चाहेंगे? फैसला बदलने के लिए कहेंगे या जिद पे रहें, उसको इजाज़त देंगे आगे बढ़ने की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सभी लोग इस पर गौर कर रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मेरे साथ अनीस अहमद खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो आरएसएस और बीजेपी के काम करने के तरीक़ों को नज़दीक से जानते हैं। अनीस अहमद खान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है, इसमें हुकूमत हिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम आधा इंच नहीं हिलेंगे। कभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुई इस पर, एनआरसी पर। तो इसके बीच में आरएसएस क्या कुछ कर रही है? वो किस लाइन पर सोच रही है? क्या उनका अगला मूव हो सकता है? वो बताइए ज़रा। सरकार हिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, या ये तो आप इमरजेंसी जब चली थी तो इंदिरा गांधी भी हिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। 77 में लग रहा था कि इनकी सरकार चलेगी, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो सुपड़ा साफ हो गए। इंदिरा गांधी तक हार गई थी। ये तो पता चलता क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ भारत में कभी हिंसक आंदोलन नहीं होते हैं कि जिससे लगे कि अब कौन गिरेगा क्या गिरेगा। बड़े डेमोक्रेटिक जो चल रहा है, जगह जगह हिंदू मुसलमान, शुरू में कई जगह हिंसा कराने की कोशिश। बस यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। हमने अपने बुलेटिन में यहीं आपसे डिस्कशन में ये कहा था कि आरएसएस ने कहा है कि अब हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम अपने लोग घर घर भेजेंगे। अब मुरादाबाद में अभी 2 दिन पहले एक इनकी बैठक हुई जिसमें मोहन भागवत आए, आरएसएस की बैठक। मुरादाबाद क्यों इम्पोर्टेंट है? यूपी, अच्छा, यूपी वो। और अब वो जगह जगह जाके करते हैं जिसमें एनर्जाइज्ड करें अपने स्वयं सेवकों को, इनको बड़े बड़े पदाधिकारी जो कभी बाहर नहीं निकलते थे। आरएसएस का मैंने इतने दिनों से देख रहा हूँ कि वो जगह जगह जाके कभी ऐसे नहीं करते थे। प्रेस से तो बहुत बचते थे वो लोगों को नाम भी मालूम नहीं होते थे कि कौन कौन। प्रेस से बहुत दूर रहते थे। प्रेस को कभी कोई ना इंटरव्यू होता था, ना उनकी शक्लें छपती थी, ना फोटो छपती थी। अब तो प्रेस में आ जाते हैं वो लोग, और मोहन भागवत तो अब इंटरव्यू भी देने लगे हैं। वहाँ पे जब पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आखिरी दिन मोहन भागवत के भाषण के, तो उनसे पूछा गया, 2-3 सवाल पूछे गए कि तो राम जन्मभूमि के ऊपर पूछा गया कि अब उसके बारे में क्या। बोले कि हमारा राम जन्मभूमि से मतलब तब तक है जब तक कि उसके ट्रस्ट नहीं बन जाता। लव्ड ट्रस्ट। जी ट्रस्ट कौन, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। ट्रस्ट किसका, कौन बनाएगा? विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद किसकी एलाई है? आरएसएस की। लेकिन साहब वहाँ अयोध्या के अंदर झगड़ा भी तो है कि कौन होगा, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है। इनकी मोहन भागवत की बात बता रहा हूँ। मोहन भागवत हो सकता है मोहन भागवत भी इस अंदर के झगड़े से परेशान हो। सीसीए के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब लागू हो गया है, हमारे लोग अब इसको प्रचारित करेंगे। एक जब सवाल पूछा गया कि अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, मंदिर का मुद्दा पूरा हो गया आपका, 370 हो गया, 370 हो गया, नहीं जो इनके मुद्दे थे जो ये उठाते थे। अब क्या मुद्दा लेके चलेंगे आप देश के लिए? बोले 2 बच्चों का। हम 2 बच्चे होना चाहिए।
ये भी वही मुद्दा है कि मुसलमानों को छेड़ने का। हाँ, आप ये देखिए कि एक मुद्दा बहुत पहले कई बार उठ चुका है। आरएसएस हरदम उठाती रही और ये कहती रही मुसलमान 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते, 4-4 बीवियां रखता है और 36-36 बच्चे पैदा करते हैं, जो नहीं है। अगर किसी आरएसएस वाले से ही पूछा जाए कोई 4 मुसलमान बताओ जिसकी 4 शादियां, वो नाम नहीं बता सकता है। तो मोहन भागवत का ये कहना कि अब ये तो अब सारे जो मुसलमानों से रिलेटेड मसले खत्म हो गए, 3 तलाक से लेके अब कौन सा मसला बचा, तो ये 2 बच्चों का मसला लेके आ रहे हैं। आरएसएस इसको उठाएगी, ये सरकार। अच्छा, इससे पहले सुनते थे कि वो कॉमन सिविल कोड वाली बात लेके आएंगे, वो दबा दिया, क्या हुआ? वो आप देखिए कि CAA मसला इनके गले पड़ गया है। ये बिल्कुल ही सोच रहे थे। जब मेरे एक आरएसएस के बहुत बड़ी थिंक टैंक हैं, उनसे बात हुई कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, वो लोग भी दुखी हैं। आरएसएस का एक काडर इस पूरे सिस्टम से नाराज है। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कह रहे नेहरू, वो जो आप पूरे देश में हुकूमत कर रहे हैं, सरकार बनी हुई है मोदी जी की, सारा कुछ है, लेकिन हमारा वोट बैंक कटता चला जा रहा है इसकी वजह से। क्योंकि इसमें देखिए कि हिंदू भी शामिल है, सिख आगे शामिल हो गए हैं, दिल्ली आ रहे हैं सिख वहाँ से करते हुए, और उनके सिक्के के जो कुछ इलाके हैं जहाँ मुसलमान डोमिनेटेड, वहाँ भी एजिटेशन चल रहे हैं। और पूरा पंजाब ने केस कर दिया यहाँ पे। अकाली दल खुल के बोलने लगा, खुल के बोला है वो। तो सुप्रीम कोर्ट भी आने की बात कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से वो लोग भी जो आरएसएस के हैं कि हमारी तो जमीन सरक रही है। कई चीजें ये कर रहे हैं ना, जैसे कि अमेजोन वाली चीज आई थी। अमेजोन ने अभी डिक्लेयर किया कि साहब हम यहाँ पे कितने 10 बिलियन या कितने बहुत बड़ी रकम लगाएंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसके फौरन बाद पीयूष गोयल ने तो किया ही किया कि ऐसे कैसे कि दूसरे ने अबाउट टर्न कर गए कि नहीं कर सकते, इनका घाटा लग रहा है इसलिए यहाँ रहे। लेकिन आज ही जो स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि नहीं ये गलत है, जिसके लिए ये हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन जाएगा और हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं उनकी गिर जाएंगे, और पूरा उन्होंने उसको अपोज किया है। तो एक तो स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस का उसका करना। दूसरी बात, एक बड़े अंदर सर्किल में एक बात चल रही जो बड़े सुनने वालों को बड़े अजीब लगेगी कि मैंने उन्हीं से पूछा, कुछ लोगों से, आरएसएस के लोगों से, कि आप ये बताइए कि ये आरएसएस क्यों नहीं निकली जब झारखंड में चुनाव हो रहा था? इलेक्शन तो उन्होंने कहा कि आरएसएस ने चुनाव हरवाया है। अच्छा, मुझे ताज्जुब हुआ, कैसे? बोले कि भाई मोदी जी लार्जर देन आरएसएस हो गए थे वो अब, और यानी मोदी जी ये समझने लगे थे कि मैं आरएसएस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा। इसके पहले भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आरएसएस को तोड़ने की इन्होंने बहुत कोशिश की है। मनमोहन जो उसको लाने की कोशिश की इन्होंने, अपने आदमियों को ऊपर लाने की कोशिश की। जैसे सरकार में भी अपने गुजरातियों को हर जगह किया हुआ है, तो क्या आरएसएस में भी ऐसे ही कुछ? यही बात मैंने उनसे पूछी कि साहब महाराष्ट्र में आरएसएस का गढ़ है, वहाँ सरकार नहीं बना पाया, और ये लग रहा हुआ था कि आरएसएस के लोग आके मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि आरएसएस के लोग आके मिल रहे हैं, तो क्यों आरएसएस के लोग? तो लोगों ने कहा कि आरएसएस के लोग, अब उन लोगों ने बताया कि उस चीज से दूर हट गए। अब मोदी जी, और यही वजह है, ये उसकी कहने की बात देखिए, उन्होंने कहा यही वजह है कि नागपुर में आरएसएस इलेक्शन हार गई है बीजेपी। छोटा नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस उनका वही है। हाँ, वो हार गए। तो आरएसएस थोड़ा सा किनारा कशी से कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों को पोस्ट मिली हुई है, कुछ लोगों को दिल्ली में बड़ी कोठियां मिली हुई हैं। अब इन हालात में ये सरकार 1 साल के अंदर 5 स्टेट खो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, और सिमट रही है मुख्तलिफ जगहों से। अभी दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर इसी साल बिहार में भी होने जा रहे हैं। तो ये आने वाला सफर बीजेपी का क्या लगता है आपको? बीजेपी का देखिए, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, कि बीजेपी नहीं, आरएसएस इस बात से दुखी है, क्योंकि बीजेपी के जो काम करता था, आरएसएस का काडर होता था। ये पन्ना प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, स्टेशन प्रमुख, ये सब लोग जो होते थे बीजेपी के लोग नहीं होते थे। नहीं, शायद उसका तोड़ अमित शाह जी ने निकाला है कि वो
मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ वाले जो अब उनके कार्यकर्ता हैं तो कहाँ से जाके है, मिलते वो हैं? कौन है? हाँ। बूथ वाले कार्यकर्ता कौन है? वो आरएसएस के लोग ही है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, यानी वो बूथ कमजोर होती जा रही है। आपको एक बात बताएं कि आरएसएस का वर्कर वो होता था कि उसको ऑर्डर मिलता था कि आपको त्रिपुरा के फलाने गांव जाना है, उसे पता नहीं है, वो अपना सामान उठाता था, एक थैला, और निकल पड़ता था। हाँ। कुछ पूछे बगैर कि हमारा वहाँ क्या होगा। वहाँ जाता था, वहाँ पे प्रचार करता था, वहाँ पे रहना शुरू कर देता था। वो स्पिरिट आरएसएस वालों में थी। जी जी, इस तरीके से डेडिकेशन था। जी जी जी। कहीं भी चला जाता था। क्या अब वो कम हुआ है क्या? 100% कम हुआ है। अरे साहब, 6 साल सरकार में है बीजेपी को। देखिए लगता तो ये है कि वो मजबूत हो रहे हैं। नहीं, आप मजबूत कैसे हो रहे हैं भाई? देखिए, आप अगर गोदी मीडिया को पढ़ेंगे तो उसमें तो आरएसएस की वही खबर, कोई ऐसी खबर नहीं। इंटरनल देखिए ना, कितना रिजेंटमेंट। कोई अखबार ये नहीं दे रहा, खबर आ गई है हिंदुस्तान टाइम्स में सिर्फ कि स्वदेशी जागरण मंच ने अमेजोन के यहाँ पे जो निवेश है उसका विरोध किया है। उसने इसके पहले बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन करता रहा है। इतना बड़े कंपनी का निवेश, जिसका मालिक अभी यहीं बैठा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो करोड़पति, मतलब बड़ा आदमी है, और जो अपने आप नहीं चल के आया होगा यहाँ पे, यहाँ की सरकार ने बुलाया होगा कि आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए, और वो उसके सामने ही बयान दे रहे हैं कि इनको निवेश नहीं करना चाहिए, हमारे देश को लूट लेंगे। जी। ये बयान दे रही स्वदेशी जागरण मंच। क्यों दे रही है साहब? इसका मतलब इसके पहले आप सरकार से तालमेल, इसके पहले आप अगर जो विजयदशमी यानी दशहरा के दिन मोहन भागवत के भाषण पे जाइए, उन्होंने इसको सही करार दिया था कि बाहर से लोग पैसे लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आना चाहिए, कोई परेशानी। भाषण भी ये लग रहा था कि मोहन भागवत मोदी के प्रचारक है, जैसा कि, और इस हुकूमत को किसी तरह से वो बेरोजगारी और वो जो उन्होंने कहा था उससे कम करने के लिए, और उन्हीं का स्वदेशी जागरण मंच अभी चंद दिन नहीं गुजरे हैं, और उस आदमी के सामने कह रहे हैं कि इससे लग रहा है कि हाँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मोदी जी की जो बात है ना, मोदी जी सिर्फ 2 आदमी हैं। हाँ, मोदी जी सिर्फ 2 आदमी है, ये बहुत बड़ी बात है। 2 आदमी है, 2 आदमी के बाद कोई नहीं है उनका। ठीक है, यहाँ वहाँ से आते। अब जैसे 370 जिस तरीके से लागू किया, उससे आज तक स्थिति नहीं संभल पा रही है। बिल्कुल। तो आरएसएस की अपनी जड़ें कमजोर हो रही, क्योंकि व्यापार खत्म हो गया है। व्यापारी सबसे बड़ा आरएसएस का सपोर्टर था, व्यापारी। जी। अब तो ये बहुत बड़ी बात है अनीस अहमद खान साहब, आपने बताई आरएसएस कमजोर हो रही है, ये बताया। आरएसएस बीजेपी के खास तौर पे मोदी जी और अमित शाह जी के काम करने के तरीके से राजी नहीं है, ऐसा कुछ आपने बताया। और ये कि आने वाले दिनों में बीजेपी की हुकूमतें कम स्टेट्स में होंगी, चूँकि आरएसएस ने एक तरह से सपोर्ट का हाथ अपना हटा लिया है। तो ये सूरत हाल है। मुल्क को किस तरह से आगे बढ़ेगा हम सभी देखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।